बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम सिटी 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ, इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सबके लिए आसानियाँ पैदा करे और हमें आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। कल रात बालकनी में जाना हुआ तो ऐसे लगा जैसे एक्चुअली सर्दियाँ आ गई हैं। वो सर्दी तो नहीं थी लेकिन वो धुंध, आई थिंक क्योंकि मेरा घर तकरीबन मोटरवे के थोड़ा सा करीब ही लगता है, सो वो स्मॉग और फॉग का ऐसा मजमुआ था जिससे विजिबिलिटी बिल्कुल, जिसको हम हद निगाह कहते हैं, सिफर पे थी। और मैं एक्चुअली परेशान थी और काफ़ी देर खड़ी होकर ये सोचे बगैर कि मेरा गला, आंखें, नाक मुतासर हो सकता है, यही अंदाज़ा करने के लिए सोचती रही कि ये स्मॉग है या फॉग है। लेकिन फिर मैं इस नतीजे पहुंची कि ये दोनों चीज़ें मिलके हैं। बट अभी उस तरह से सर्दी नहीं आई है, मोटरवे भी बंद, फ्लाइट्स का शेड्यूल भी मुतासिर, ये चीज़ें हम रूटीन में आपके साथ शेयर करते रहते हैं। तो मजमूई तौर पर इसमें स्मॉग ज़्यादा है। महफूज रहें, अगर आपने कहीं पर जाना है शहर से बाहर तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है, एहतियात करने की ज़रूरत है। हम बाकी अपने शो में आपको अपडेट करते रहेंगे। जहाँ तक रह गई है बात जी स्मॉग के हवाले से सूरत हाल की, तो उस पर यह है जी वो चीज़ें जो बहुत पहले करनी चाहिए थी, एक एक करके जो है वो मैयत लिए जा रही हैं। कभी स्कूल्स को बंद किया गया, कॉलेजेस को बंद किया गया, 8 बजे तक का टाइम किया गया, लेकिन बट मैंने कल देखी है दोनों चीज़ें, मार्केटें 8 बजे नहीं बंद हो रही हैं। लेकिन हमारे सीनियर रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं, इमरान यूनस और दुर्रे नायाब। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, हम करेंगे जी प्रोग्राम का आगाज़ और पहली खबर दुर्रे नायाब की तरफ चलूँगी क्योंकि इमरान भाई थोड़ा लेट है तो थोड़ा सा सेट हो जाए जी। अच्छा जी, हम आ जाते हैं पहली खबर की तरफ। दुर्रे नायाब 50% अमला घर से काम करेगा, स्कूल 30 नवंबर तक बंद रखने की तजवीज़, एग्री करते हैं आप? देखिए, मैं इस चीज़ से अब निकलने की हुकूमत को ज़रूरत है कि 30 जो बच्चे हैं, स्कूल के बच्चे और जो बड़े लोग हैं और जो ओवर एज्ड हो गए चुके हैं, एजड हैं, उनके फेफड़े को लोहे के नहीं है। ठीक है, आप सिर्फ एक बच्चों के फोकस करते करते भी ताख़ीर कर दी। नंबर 1, आपने जहाँ पे बच्चों को पहले छुट्टियाँ देनी चाहिए थी तो वो लेट कर दिया। उससे ये है कि जो छोटे बच्चे ख़ास तौर पे हैं, प्राइमरी लेवल के, जो किंडरगार्टन जाते हैं, कोई नर्सरी में जाते हैं, प्रेप में है, 1, 2, 3 के, वो बच्चे काफ़ी इन्फेक्टेड हैं इस टाइम, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है बच्चों की, इस वजह से शायद उनको भी फील नहीं आ रही। दूसरी बात है कि जो 50 साल से ऊपर के हैं, 40 से 50 साल के दरमियान के, जो मुख्तलिफ मिड एज पे हैं, काम कर रहे हैं, नौकरियां कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, वो भी अब काफ़ी हद तक मुतासिर हो चुके हैं। लाहौर में रहने वाले बुजुर्ग जो है, अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए, वो भी काफ़ी हद तक मुतासिर हो चुके हैं। अब एक यंग लॉट है जिसमें आप कह सकते हैं कि जी 18 साल से 30 साल तक के जो लोग हैं वो काम कर रहे हैं जी, उनको आप ईज़ करें, उनको ईज़ ऑफ डूइंग दें, उनको घर बैठ के काम करें, बहुत अच्छा फैसला। लेकिन इतनी ताख़ीर क्यों? नंबर 1, ये काम तो इतना आसान था और इतनी आसानी के साथ पहले किया जा सकता था, और हमने तो ये पिछले 3 महीने, आपको याद होगा पिछले साल में वो चीजें जो पहले कर लेनी चाहिए रूटीन प्रैक्टिस में की थी। सिटी 42 के अंदर भी पिछले साल स्मोक के दिनों में रूटीन में सैटरडे संडे ऑफ किया कर दिया जाता था। उसके बाद आपको बहुत सारी शिफ्टें जो है वो खत्म कर दी गई थी, एक्स्ट्रा शिफ्ट नहीं की जाती थी, आप उससे काम चलाते थे। ये तो रूटीन मैनेजमेंट हमारे ऑफिस में होती है, इसमें कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। आप सरकारी दफातर देखें जो प्रोविंशियल लेवल पे है, वो ऑलरेडी हफ्ते की छुट्टी कर रहे हैं, एलडी हफ्ते को बंद होता है, इसी तरह बहुत सारे डिपार्टमेंट बंद होते हैं। तो आपको इतना मुश्किल फैसला करने में ताख़ीर क्यों हुई? और दूसरी बात कि आपको फ्राइडे भी अनाउंस करना चाहिए हाफ डे। ठीक है, आप जल्दी लोग आएँ और जल्दी घरों को जाएँ, ख़त्म करें। उसके बाद आपको लोगों को 1 घंटा पहले रूटीन में भी छुट्टी दे देनी चाहिए, ताकि जो बर्डनाइज होता है लाहौर 6-5 बजे से लेकर 7-8 बजे तक ट्रैफिक का एक ही टाइम हो जाए, वो खत्म हो जाना चाहिए। आपने असल में आपने करना, आपको समझ नहीं आ रही कि आपने करना क्या है। कभी आप ह्यूमन जो HR है उसकी लेस करने की पॉलिसी पे चले जाते हैं, कभी आपको लगता है कि हमारे जिस्मों से कार्बन खारिज हो रहा है, मुझे तो ये नहीं समझ आ रही होती। कभी आप मशीनरी, आपकी जो गाड़ियाँ हैं, ट्रांसपोर्ट है, उसको कंट्रोल करने के बारे में सोच रहे होते हैं। आप एक फॉर्मुलेशन करें, एक पूरे यूनिफॉर्मिटी के साथ आप जाके डिसीजन लें, ट्रांसपोर्ट को, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को आप रिड्यूस करें, टाइमिंग से लोगों को जल्दी घर भेजने की आदत डालें और टाइम से भेजने की आदत डालें। हमारे अभी रूटीन बन चुकी है, ब्यूरोक्रेसी में ये बहुत बुरी आदत बन चुकी है कि ओवर टाइम पे बिठाना। अगर सेक्रेटरी साहब बैठे हैं, डीजी साहब बैठे हैं, तो वो 2-2, 3-3 घंटे बैठे हैं और वो सब बैठे हैं, फिर सारे बैठे हैं और वो दफ्तर जो है वो रात तक चल रहे हैं और लोगों का जो है ओवर टाइम हो रहा है। तो आप दफातर में जो 50% अमला काम करने के, इसकी यूनिफॉर्मिटी में करें। तमाम सरकारी इदारे, तमाम प्राइवेट इदारे पाबंद हो, आप करें, इसका फायदा होगा और इसका आपका एनर्जी
एफिशिएंसी के हवाले से भी अच्छा फायदा होगा। बट ये जो लिखा ना कि अगर 30 नवंबर तक स्कूल्स का छुट्टियां दे दी जाती हैं, जो ऑनलाइन क्लासेस को लेके इशू आ रहा है, हर किसी को, हमारे अपने घर में बच्चों को बहुत मसाइल हैं। जी देखें, कुछ हफ्ते कबल मैंने प्रोग्राम में बैठ के ना यही बात कही थी, तब भी दुर्र ने आपने बड़ा तफसीली सारी सूरत हाल पर जो है वो रोशनी डाली थी। तब मैंने एक बात कही थी, मैंने कहा ये स्मोक पता है कैसे कंट्रोल होगी? तो आपने कहा था कैसे कंट्रोल होगी? मैंने कहा जब अल्लाह ताला चाहेंगे। इनसे नहीं होनी, इनसे नहीं होनी, इनके काम ये देख लें। मोहतरमा वज़ीर आला साहबा ने जब सीनियर मिनिस्टर को जो है वो जिम्मेदारी सौंपी कि आपने स्मोक जो है उसको कंट्रोल करने वाले जो अवामिल हैं उन पर फोकस करना है, तो उसके बाद से स्मोक जो है वो और ज़्यादा बढ़ गई है। और हमें उन तक अभी तक उनके कोई ऐसे इकदाम नज़र नहीं आए जिससे हम वाकई यही कहें कि सरकारी सतह पर स्मोक को कंट्रोल करने के लिए कोई बेहतर इकदाम जो हैं वो किए जा रहे हैं। और मुझे याद है इमरान ने एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात की थी जो आपके इससे रिलेटेड, जो आपने इमरान से सवाल किया कि स्कूलों के बच्चे प्राइवेट तो टैब अफोर्ड कर लेंगे, कंप्यूटर अफोर्ड कर लेंगे, लेकिन अब मेरा भी इमरान से ये सवाल है कि इमरान सरकारी स्कूलों के बच्चे किस तरह ऑनलाइन स्टडी करेंगे? मुमकिन ही नहीं है ना। देखिए ना, अब माजरत के साथ मैं अब आपको ये कहूँ कि स्कूल ने, प्राइवेट स्कूल्स की भी बात करूँ कि उन्होंने जो ऑनलाइन मोड इख्तियार किया है उसमें ये है कि सुबह 8 से दोपहर 3 बजे तक ऑनलाइन क्लासेस हैं। अब ये देखें, आप खुद एक माँ है, माएँ जो हैं वही ऑनलाइन क्लासेस करवा बच्चों के साथ बैठ रही हैं ना। अब मुझे ये बताएं, वो बेचारियां घर के काम करेंगी और जो खाना पकाएंगी या जॉब करेंगी या लैपटॉप लेके बच्चों को, अच्छा जिसके 2 बच्चे हैं वो कैसे ऑनलाइन क्लासेस करवाएंगी? नहीं सर, और ये भी मसला आ रहे हैं कि इंटरनेट से ही रिलेटेड बड़ी शिकायत है। ये तो हम बहुत आगे चले गए ना, ये तो हम बहुत आगे चले गए। थोड़ा पीछे आते हैं कि हमारी गवर्नमेंट जो है ना वो अभी तक स्मोक से रिलेटेड कोई पॉलिसी जो है वो बना ही नहीं पाई। यही वजह थी कि कल हाई कोर्ट ने ये कहा है कि भाई आप लोग जो है ना वो अब ये स्मोक से रिलेटेड कोई पेपर वर्क, कोई पॉलिसी पेपर जो है ना उससे आगे चलें, उससे आगे निकले। अच्छा, एक और ख़ास बात जो है वो हम ये बताना चाहते हैं हमारी हुकूमत को। मैं तो हैरान हूँ कि इनके पास थिंक टैंक बैठे होते हैं, वो पता नहीं कहाँ, भाई हमें हायर कर लो, फ्री में हायर कर लो, हम सदका जारिया समझ के माहौल को बेहतर करने की आपको जो है ना वो तजावीज देते हैं। तो हमें काम पे लगाया तो है उन्होंने, ऊपर से ऑर्डर होता है, रात को हम देखते हैं मार्केटें बिल्कुल ऐसे। देखिए स्मोक जो है ना, स्मोक किन शहरों को या किन सूबों को ज्यादा मुतासिर करती है? जहां ऑलरेडी माहौलियाती आलूदगी बहुत ज्यादा होती है। भाई इनके पास चले स्मोक का दौरानिया तो सिर्फ 1 महीना 2 महीने होता है ना, बाकी जो आपके पास 9-10 माह पड़े हुए हैं उसमें आप कोई ऐसे काम क्यों नहीं करते कि आपकी माहौलियाती आलूदगी पहले ही कम हो या ना होने के बराबर हो, ताकि जब स्मोक आए तो कम से कम आपका जो शरह आलूदगी है वो 1000 से ऊपर ना जाए। पूरी दुनिया में जब 300 से ऊपर आलूदगी की शरह जाती है, इमरजेंसी लग जाती है, हमारे यहाँ 1000 से ऊपर जा रही है। अच्छा, मुझे अब ना क्योंकि टाइम कम है तो हम बाकी खबरें भी शामिल कर लेते हैं। 40 गैस एनालाइजर, एमिशन एनालाइजर की खरीदारी के लिए 27 करोड़ मुख्तस किए गए हैं। ये कब आएंगे? आपको पता है कब आएंगे? ये जब स्मोक चली जाएगी, मुझे तो लगता है कि अगली गर्मियां आ जाएंगी ना, फिर ये चीजें आएंगी। आपको क्या लगता है कि ये हंगामी बुनियादों पर खरीद रहे हैं? ये हंगामी अच्छा, ये वो काम है जो पहले कर लेने चाहिए। खरीद भी लेंगे तो ये तो सिर्फ एनालाइजर है, ये क्या करेंगे? एसओपीज, ये चीजें आपको पहले करनी चाहिए ना, पहले करनी चाहिए। हम हमेशा ये कहते हैं हमारी खबरों का भी ना, अच्छा दुर्रे ने आपकी बीट जो है वो एलडी है, ब्यूरोक्रेसी है, मेरी जो है वो एजुकेशन है। हमें ना अपना पूरा साल का चार्ट पता होता है। इसको पता होगा कि एलडीए की गवर्निंग बॉडी का इजलास कब होना है, इन्होंने कब अपने काम शुरू करने हैं। मेरा पैटर्न ये है कि भाई छुट्टियां कब होनी है, हायरिंग्स कब होनी है, सारा कुछ ना। तो भाई क्या गवर्नमेंट को नहीं पता कि भाई स्मोक कब आनी है, हम उससे पहले इकदाम करें? क्यों नहीं करते? इनको वैसे ही आदत है कि जब पानी जो है वो सर से ऊपर आ जाता है तब ये काम करते हैं। जो अब आप बात कर रहे हैं एनालाइजर्स की, क्या ये पहले नहीं खरीदने जाने चाहिए थे? खरीदे जाने। देखें अब जो है वो प्रेस रिलीज जारी हो रही है जी, सेक्रेटरी माहौलियात के अहकामात पर जी इतनी गाड़ियां बंद कर देंगी। ओ भाई, गाड़ी ये आपकी पूरी साल की एक्सरसाइज है। बट मुझे एक चीज ये भी समझनी है, 27 करोड़ आपने मुख्तस कर लिया, आपने प्लान कर लिया कि आपने गैस एमिशन एनालाइजर खरीदने हैं, होगा क्या इनसे? देखिए ये लंबा प्रोसीजर है। अभी इन्होंने प्लान किया है, मुख्तस किया है, उसके बाद इसका PC1 बनेगा। हाँ। जो भी प्रोक्योरमेंट प्लान बनेगा वो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट में जाएगा, वहाँ से वज़ीर आला की कमेटियों में जाएगा। PC2 भी है हो गया बस, और फिर कबीना कमेटी बराए फाइनेंस डेवलपमेंट अप्रूवल होगी। उसके बाद असल काम उसके बाद स्टार्ट होगा।
अभी तो स्मोक चली गई, अगले में आ गए। उसके बाद अब टेंडर करेंगे, टेंडर कॉल होंगे, लोग अपनी बिडें डालेंगे, फिर इंटरनेशनल टेंडरिंग होगी, अगली स्मॉग आ गई। अगली स्मॉग से पहले भी अगर ये तमाम इकदाम करने में कामयाब हो जाए तो बहुत बड़ी कामयाबी होगी। मैं उस दिन भी ये बात कर रहा था कि महकमा माहौलियात सो रहा था, ये प्लानिंग वाले काम महकमा माहौलियात के थे। महकमा माहौलियात में तमाम अफसरान बैठे हैं, आपकी बड़े बड़े गाड़ियां लेके बड़े बड़े अफसर जो है दफातर में बैठे हैं, तो वो सो रहे थे। उनको नहीं पता था कि हमने ये काम करना है, हमने ये इक्विपमेंट्स लेने हैं, हमने एनालाइज किस तरह करना है, हमने इनकी मेजरमेंट किस तरह करनी है। ये तो कोई अच्छा तरीका नहीं कि मैं स्टूडियो में बैठूँ, गूगल खोलूँ, बताऊँ कि गूगल स्टूडियो का ये इस वक्त AQI है। भाई ये कोई आपको बहुत आप समझते हैं कि बड़ी ऑथेंटिसिटी वाली बात है और ये खुद कफील होने वाली बात है। आपके पास वसाइल थे, आपके पास तमाम चीज़ें थी, आपके पास पैसे थे, आपके पास ज़हन थे, आपके पास ब्यूरोक्रेसी के डिग्रियां लेके ब्यूरोक्रेसी के वो कंपटीशन वाले दिमाग थे जो कंपीट करके आप हमारे आके सरों पर बैठ जाते हैं और कहते हैं कि जी हमने तो बड़ा एहसान किया है। तो आपके पास सब कुछ था, आपने क्यों नहीं किया? इस वक्त मैं ये पढ़ रहा था कि UN की रिपोर्ट है, वो शेयर हुई है लाहौर के हवाले से। उसमें UN ने कहा है कि जी ये अब लाहौर के जो हालात है ना, ये रेमेडी टाइम गुजर गया है। हम तो प्रोग्राम में बैठ के बगैर कोई हमें कहेंगे ना कि जी आपके पास क्या डिग्री है इमरान साहब, दुनिया साहब, कि आप कह रहे टाइम गुजर गया है। अब UN कह रहा है कि रेमेडी का टाइम स्मोक में गुजर गया है और स्मोक जो है वो हर सतह पे, हर उम्र और हर तबका फिक्र और हर कारोबारी तबके को मुतासर कर चुकी है। घर बैठे हुए लोगों को बंद कमरों में मुतासर, बच्चे बीमार हुए पड़े। और हमारी हालत इस खबर से देख लें कि अब अभी हम सोच रहे हैं कि हम एनालाइज मंगवा लेते हैं, एनालाइज करने के लिए एनालाइजर्स होंगे, ये कर लें, वो कर लें, टेक्नोलॉजीज देख लें, हालात देख लें। तो हमारे तो बड़े फरसूदा हालात हैं। इस तरह तो हम 2025 क्या 2026 क्या 2027 तक नहीं करेंगे। फिर मुझे बिलावल ये चीजें पूछते हैं, फिर मुझे बिलावल भुट्टो साहब का कल वाला बयान याद आ जाता है कि अगर स्मोक बहुत है तो वेलकम, आप हमारे पास कराची आ जाए। तो मैं ये पढ़ रहा था कि ये उसने सियासी बयान जरूर बिलावल साहब ने दिया होगा, लेकिन मुझे तो इनकी हिकमत अमली पे आइंदा आने वाले सालों में मजबूरन नकल मकानी करते हम नजर आएंगे कि हम आर्जी तौर पे या इस्लामाबाद जा रहे होंगे, इतने खौफनाक हालात हो जाएंगे। बट मुझे क्या बता दें, अब जब हम सवाल करते हैं ना जिम्मेदारों से कि आप क्या कर रहे हैं, तो वो बताते हैं कि इतनी कार्रवाइयां की 92 मुकदमात दर्ज हुए हैं, 20 अफराद गिरफ्तार हुए हैं आलूदगी फैलाने पर। ये क्या फजूल बातें लग रही हैं? इससे ये मैंने पहले भी ये बात कही कि ये सिर्फ स्मोक के दौरान ऐसी कार्रवाइयाँ जो हैं वो काबिल अमल नहीं है। पूरा साल ये एक्सरसाइज जो है वो करनी चाहिए और स्मोक से पहले जो आपके पास टाइम होता है उसमें ये कार्रवाइयाँ ज्यादा करनी चाहिए। अगर आप ये समझते हैं कि ये अवामिल जो है वो स्मोक फैलाने का बायस बनते हैं, आप इन पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। लेकिन फोकस कब करना चाहिए? आपको मार्च, अप्रैल, मई, जून इतने माह पड़े हैं, आप तब करें ना, ताकि बाद में स्मोक में जाके आप ये कार्रवाइयाँ करते फिरे। अब तो जिन्होंने स्मोक का बायस बनना था, जिन अवामिल ने स्मोक में अपना हिस्सा डालना था, उन्होंने तो डाल दिया। अब हर घर में हर बच्चा जो है वो, मैं स्पेशली बच्चों की बात इसलिए कर रहा हूँ कि हर घर में हमें कॉल्स जो हैं वो रिसीव हो रही हैं, या जिससे भी बात कर रहे हो कहता है यार बच्चे बीमार हुए पड़े हैं, बच्चे, हालांकि बच्चे घरों में हैं, यकीन जाने घरों के अंदर स्मोक जो है वो घुसी हुई है। बाहर तो हम जब बाहर निकलते हैं हल्की सी हवा पड़ती है, यकीन जाने चुभन होती। मैं आपको बता रही हूँ कल ऐसे था, बिल्कुल जीरो विजिबिलिटी थी। और सरकारी महकमों को ये हालत है कि वो जिस तरह बच्चे दीवारों में छुप जाते हैं, वो वाला हालत है। हम एक महकमा माहौलियत की बात करते हैं, जो असल बेसिक कॉज बन रही है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट कहाँ पर सो रहा है। अब उनसे पूछें कि आपने इलेक्ट्रिक बसें लानी थी, आपने चिंचियाँ रिक्शे बंद करने थे, आपने फ्यूल की कंजप्शन को कम करना था, आपने इलेक्ट्रिक जो इस वक्त हमारी ऑरेंज लाइन और इस तरह के मंसूबे आपने ला के, बसें भी सुन रहे थे सर आ रही हैं, पता नहीं भाई कहाँ पे आ रही हैं। जब सब मिलिया मेट हो जाएगा ना तब चीजें आना अब महकमा ट्रांसपोर्ट की भी जिम्मेदारी है ना कि वो ट्रांसपोर्ट प्लान दे। पूरी दुनिया में ड्राइवर लेस गाड़ियां चल रही हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक को तो छोड़े ना, अब तो ड्राइवर लेस गाड़ियां चल रही हैं। हमारे पास खबरें आ रही है कि ये प्लानिंग हो रही है। बट मुझे यहाँ पर शायद सिप्रा साहब की खबर बहुत अच्छी लग रही है जी। बाराने रहमत के लिए जुमे के रोज, कल जुमेरात है, परसों जुमा, नमाज इस्तिका जो है उसका फैसला कर लें जी। मैंने तो पहले कहा था कि अल्लाह ताला ने ये खत्म करनी है, हमें और कोई हल नहीं नजर आ रहा, क्योंकि यहाँ पे तो मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं, लोगों को बताया जा रहा है कि जी आपने ये किया है तो बस जी आप पे मुकदमा दर्ज हो गया है, खिलाफ वर्जी की है, बस ये सब होगा। ऊपर स्मॉग ऐसे ही देगी, नीचे ये कार्रवाइयां। ये हुकूमती सतह पे नमाज इस्तिस्का का फैसला होना चाहिए था, ये सिर्फ एक डिपार्टमेंट का काम नहीं है। इसको तो मेरा ख्याल इजी है, हाँ, वजीर आला को और हुकूमत पंजाब को अनाउंस करना चाहिए था कि हर डिपार्टमेंट की नमाज जुमा जहाँ भी होती है, पंजाब यूनिवर्सिटी में होती है, अल्लाह पे डाल दो और उनसे दुआ करो, आप अल्लाह ताला से दुआ करें। मैं
फिर नहीं वाहिद कहता हल तो हमारा राब्ता नहीं, फिर अल्टीमेट तो अल्लाह अल्टीमेट तो अल्लाह ताला की दरगाह ही है, और उसके अलावा तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं नहीं है। ऑप्शन है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो बस यही ऑप्शन रह गई है। तो प्लीज़ सब अपने तौर पर ये करें और दुआ करें कि अल्लाह ताला जो है वो हम सब पे रहम करे। और बाकी क्या करें जी, मास्क का इस्तेमाल अगर आप कर लेंगे आपकी जान महफूज रहेगी। अदरवाइज़ ये काला धुआं आपके लंग्स को इतनी बुरी तरह मुतासर करेगा, शायद आप सोच भी नहीं सकते। ब्रेक के बाद आएंगे, हमारे साथ रहिए। एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। साइकिल और पैदल चलने वालों के लिए ट्रैक का प्लान बनाया गया है, रियली अप्रिशिएट होना चाहिए। पहले तो अब हम साइकिल खरीदें, फिर ट्रैक बनेगा, पर साइकिल पे जाएगा कौन? और स्मॉग में एलडीए के पास अभी कुछ और मंसूबा नहीं। देखिए, मैं इस चीज़ को अप्रिशिएट इस तरह करता हूँ कि आपने तमाम ट्रैक्स दिए, आपने गाड़ियों के लिए बड़ी बड़ी रोड चौड़ी कर ली, आप लोगों के फुटपाथ खा गए, सर्विस लेने खा गए इस शहर की ट्रैफिक को चलाने के लिए। अब आपने रिवाइवल में भी तो आना है ना, एक रिवर्स इंजीनियरिंग भी होती है कुदरत की तरफ से। ये टाइम है, बिल्कुल है टाइम, यही टाइम है प्लानिंग का कि आप हम बाइक पे जाएं तो स्मॉग से मुतासर हो। आप नए आने वाले मनसूबा जात के लिए इन चीज़ों की हौसला शिकनी करें। अगर हुकूमती सतह पे कहीं पे पाबंदी नहीं लगाई जा रही ट्रांसपोर्ट की, डीजल गाड़ियों की, पेट्रोल गाड़ियों की, आपको तो आप इसको पेडनर्स जो पेडिस्ट्रियन करते हैं, पेडिस्ट्रियन बनाने के लिए भी तो शहर के अंदर कुछ काम करें ना। मैं गाड़ी से उतरूं, गाड़ी कहीं पार्क करूं, पैदल वॉक करूं, MM आलम रोड पे वॉक करते करते मैं किसी प्लाजा में घुस जाऊं, वहां से उतरूं, ये ऑरेंज लाइन मेट्रो बस, ये होना पड़ेगा। बातें लगती हैं, ये होना पड़ेगा, होना तो पड़ेगा, लेकिन हो नहीं सकता। और मेट्रो बस आपकी ऑरेंज लाइन से जिन जिन एरियाज में कनेक्टिविटी हो, वहां पे उनसे उतर कर पैदल चलने की, जाने की कनेक्टिविटी होनी चाहिए। पता नहीं आप किस तरह इसलिए कर रहा हूँ कि इतना अच्छा ट्रांसपोर्ट का सिस्टम मिल जाए। इसलिए कर रहा हूँ कि आप इछड़ा उतरते हैं, शमा स्टॉप पे उतरते हैं, आप कजाफी उतरते हैं, कलमा चौक उतरते हैं, लेकिन उसके बाद आप खड़े होते हैं कि हमने सड़क कैसे पार करनी है। बिल्कुल, इतनी अब हम कहीं किसी गाड़ी के नीचे ना आ जाए। भाई आपने बहुत खतरनाक, आपने पैदल चलने वालों के लिए गुजरगाहें, पैदल चलने वालों के लिए पुल, पैदल चलने वालों के लिए जगह जगह आपने फैसिलिटीज दी ही नहीं है। अब जब आप कनेक्टिविटी नहीं देंगे तो मुझे बताएं कौन ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करेगा। मुझे अगर ये होगा कि मैंने बस से उतर के या ट्रेन से उतर के फिर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर पैदल चल के या कहीं गाड़ी पे जाके जाना है, तो फिर मुझे बताएं मुझे कितने नफलों का सवाब है। मुझे तो ईज मिलनी चाहिए कि मैं बस या ट्रेन से उतरूं और सीधा अपनी मतलूबा जो जगह है उसकी तरफ वॉक करना शुरू कर दूं। मेरे वॉक के लिए रास्ते हो, मेरी वॉक के लिए अगर डबल सड़क क्रॉस करनी है तो पुल हो, मैं वहां से उतरूं, दूसरी तरफ चला जाऊं। मुझे तो ये चीजें बहुत अच्छी चीज है। लेकिन ये जो एलडीए ने वर्ल्ड बैंक से 2 अरब 80 करोड़ कर्ज लेना है, एंटी स्मॉग कहा जा रहा है, तो ये स्मॉग जाने के बाद क्यों सारे स्मॉग की प्लानिंग कर रहे हैं? इसमें वर्ल्ड बैंक वाले आए हैं, उन्होंने कहा जी कि हम आपको कुछ पैसे देना चाहते हैं, कर्ज देना चाहते हैं, और आप बताएं कि आपके पास क्या प्रोजेक्ट्स हैं। इन्होंने 6, 7, 8 प्रोजेक्ट्स रखे, 1, 2, 3, 4, 5। उसमें जो उन्होंने पिक किया ना, उन्होंने साइकिल ट्रैक वाले को कहा कि जी ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। उन्होंने कहा जी कि आप वॉक पेस बनाएं, आप पैदल चलने वालों के लिए गुजरगाहें बनाएं, हम इसको फंड करते हैं। आप जो हर 15 फुट पे 15 एक घर के सामने, दूसरे घर के सामने एक एक पौधा जो सरकारी सतह पे लगाना चाहते हैं, उसके बाद इमरान के घर के अगर पौधा अगर आप लगाएंगे तो इमरान को कहेंगे कि इमरान आपने ही इसको पानी देना, आपने इसकी जिम्मेदारी करनी है। अगर आप रेजिडेंशियल एरियाज के अंदर, अपनी सोसाइटी के अंदर, जौहर टाउन के अंदर, गुलबर्ग के अंदर, गार्डन टाउन के अंदर, सब्जाजार के अंदर, ताजपुरा के अंदर, इकबाल टाउन के अंदर ये फैसिलिटीज देते हैं एक एक दरख्त की, ये बहुत अच्छे आइडियाज हैं। अब आपकी बात दूसरी कि इम्प्लीमेंटेशन और शहरियों के जात से उसकी ऑनरशिप लेना। यानी कि मैं पुल तो बना दूंगा, तो हमारे सब कुछ तो खराब ही इस वजह से होता है, कोई मैं ऑनरशिप पुल भी बना दूंगा, मैं फुटपाथ भी बना दूंगा, लेकिन अब मैं उठा के जबरदस्ती इमरान मुझे और मैं इमरान को उस पे ट्रैक पे चला नहीं सकते। ठीक है जी। अब आपको मैं एक मिसाल आपकी साइकिल ट्रैक वाली दे दूं कि जिना हॉस्पिटल का जो पंजाब यूनिवर्सिटी से क्रॉस करती हुई करीम ब्लॉक पे जाती है, उसके लेफ्ट साइड पे साइकिल ट्रैक बनाया था। अब उसके अंदर गाड़ियां भी चल रही होती हैं, छोटी गाड़ियां ऑल्टो टाइप की, बाइक्स भी चल रही होती हैं, उसके अंदर वो लाइन बाईपास करके रिक्शे भी जा रहे होते हैं। तो मैं तो सबसे पहले ये सोचूंगी कि अब मैं साइकिल खरीदूं, और साइकिल भी सस्ती नहीं। देखिए, साइकिल आप तो अपनी सेहत के लिए खरीदनी है, आपको खरीदनी पड़ेगी। आप साइकिल खरीदेंगी, साइकिल फिर आपको एहसास होगा कि मैंने पैसे लगाए हैं, मैंने अब हफ्ता इतवार को 2 दिन भी चला लें, चले मैं ये नहीं कहता पूरा साल, पूरा हफ्ता चलाएं। आप अगर सैटरडे संडे को भी प्रॉपर साइकिलिंग कर लें, आप उसको 5 से 10 किलोमीटर चला लें, लोग चलाते हैं जो अफोर्ड करते हैं, बिल्कुल, और ये आपके अपने लिए बिल्कुल रास्ता फराहम करना सरकार की जिम्मेदारी है। इस तमाम चीजों का फैसला सीनियर सूबाई वजीर करेंगे। देखिए जी, ऐसे प्रोजेक्ट को कामयाब करने के लिए हुकूमत और आवाम दोनों को मिलकर जो है वो काम करना पड़ेगा। बिल्कुल दुर्र ने आपने बड़ी अच्छी बात की है। अभी भी आप रोड्स पे आप भी गाड़ी चलाती हैं
किसी भी आप रोड पे जाए ना, चाहे आप गुलबर्ग जाएं, फिरोजपुर रोड जाएं, कहीं भी जाएं, हर रोड पे ना आपको नज़र आएगा कि स्पेशली थर्ड लेन पे या फोर्थ लेन, जहाँ फोर्थ लेन तो शायद मुश्किल ही है, थर्ड लेन पे ना कोन्स लगी हुई हैं। वो इसलिए कि मोटर बाइक्स यहाँ से गुजरनी है। लेकिन उसके बावजूद अभी भी हम ये देख रहे हैं कि उसी लेन में अगर किसी गाड़ी को यहाँ पे थोड़ी ट्रैफिक मिली है ना, वो यहाँ से गुजार रहा है। तो भाई आप कानून कवानीन की पासदारी करें। अच्छा, ये इसलिए मैंने कहा कि अवाम और हुकूमत दोनों को मिलकर इन मंसूबों को कामयाब बनाना होगा, बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, फिर आ जाएं आप साइकिल ट्रैक के हवाले से। दुर्रे आपको भी अच्छी तरह याद है कि आज से मैं कहता हूं कि शायद कोई कम से कम कोई 12-13 साल पहले भी साइकिल ट्रैक जो है वो बने थे, वागा पे बने थे, फिर जल्लो की साइड पे, फिर ऐसे मनावा वाली साइड पे, ऐसे कई प्रोजेक्ट, बिल्कुल ऐसे कैप्टन उस्मान जो है उन्होंने बनाए थे। तो बड़े अच्छे प्रोजेक्ट थे। उन्होंने बाकायदा उन प्रोजेक्ट पे खुद लोगों को इकट्ठा करके साइकिलिंग की भी थी, खुद भी की थी, ताकि लोगों को आदत जो है वो इसकी पड़े। लेकिन उन ट्रैक्स का क्या बना वो सबको पता है हमें कि अच्छा, वो इमरान के दोस्त हैं, आज वो अकेले साइकिलिंग कर रहे होते हैं। वो अभी तक साइकिलिंग लोग नहीं करते, वो अभी तक साइकिलिंग कर रहे हैं। लोग जो है उन्होंने इस प्रोजेक्ट को खत्म कर दिया, खुद ही खत्म कर दिया ना, हालांकि उनकी सेहत और सहूलत के लिए था। पूरी दुनिया में होता पता है क्या है कि पूरी दुनिया में ये होता है, दुर्रे भी इस चीज़ का गवाह होगा कि खैर हम दोनों ने इकट्ठा ही सफ़र किया हुआ है बाहर का। बाहर के ममालिक में इस तरह होता है, जैसे ही 4 बजते हैं ना, आप यकीन जाने लोग जो है ना, हमने ये देखा कि अपना गाड़ियों में ही अपने ऑफिस में चेंज करते हैं, उसके बाद यहाँ तो वो रनिंग और वॉक कर रहे होते हैं ट्रैक्स पे, या साइकिलिंग कर रहे होते हैं। ऐसे रश जो है वो नज़र आएगा। ठीक है, दूसरी तरफ अब ये आ जाए कि वर्ल्ड बैंक ने जो इनको ये प्रोजेक्ट जो है वो अप्रूव किए हैं, मैं यहाँ पर ये भी कहना चाहता हूँ कि शायद वर्ल्ड बैंक जो है वो कोई एहसान कर रहा है। अदरवाइज वर्ल्ड बैंक जो साबका कारकर्दगी हमारे इदारों की देखे, वो कभी भी इनको लोन ना दे कि इनके प्रोजेक्ट जो है वो तो चलते ही नहीं है। इसमें खाली हुकूमत को जिम्मेदार नहीं ठहरा रहा, मैं आवाम को भी कह रहा हूँ। लेकिन अगर ये प्रोजेक्ट बन जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। जिस तरह दुर्रे ने ये जो इतने सारे मसाइल, स्मॉग, आलूदगी, पता नहीं क्या क्या, हम इन सबसे इनको भी खत्म करने की जरूरत है ना, क्योंकि ये आपके इंटरलिंक्ड है आपकी माहौलियाती आलूदगी के साथ या साफ सुथरे माहौल के साथ। ये इतनी सारी ट्रैफिक का रोना है, हम हर तरफ सड़कें कुशादा करने के बाद, अंडरपासेस बनने के बाद भी ट्रैफिक के मसले कन्वेंस तो हम दे नहीं रहे ना पब्लिक को, उससे भी थोड़ा सा ये भी मसला हल हो जाएगा। अच्छा जी, इंसदाद स्मॉग के लिए तारीख की पहली 10 साल पॉलिसी बनाई है, सीनियर वजीर कह रही है। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, एक कमेंट में इस पे लेना है, हम ऐसे कही जा रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। 10 साल पॉलिसी तो बन है कहां वो? ब्रेक के बाद आके डिस्कस कर लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं जी। वेलकम बैक। सो मेरी एकदम से नजर पड़ी, मैंने कहा ऐसे ही तनकीद करे जा रहे हैं, कुछ नहीं करे, कुछ नहीं करे, तो सीनियर वजीर साहबा ने 10 साल पॉलिसी बना ली है। अच्छा, मैंने आपके सवाल जो ब्रेक से पहले था ना, उसका जवाब अपने अखबार में तलाश कर लिया। अच्छा, ये ऊपर ये स्मोक पर काबू के लिए पॉलिसी पेपर से आगे जाना होगा, लाहौर हाई कोर्ट कह रहा है, एक मुस्तनद इदारा कह रहा है। पॉलिसी बनाई है और हाई कोर्ट कह रही है किससे आगे। हाँ जी, अब वो देखें, ये हालत है कि अभी हमारे कमेंट की तो हैसियत अदालत आलिया के आगे कुछ भी नहीं है। हाँ, और अदालत इनको कह रही है कि जी आप पेपर से निकले पॉलिसीज। मैं फिर ये बात कर रहा हूँ कि यूनाइटेड नेशंस की भी रिपोर्ट है, आपकी ये हाई कोर्ट की भी अब ये डायरेक्शंस आ गई है कि आप रेमेडी का टाइम गुजार चुके हैं। बिल्कुल ऐसे ही है भाई, आपके पास रेमेडी का टाइम ही नहीं। कौन सी पॉलिसी? पॉलिसी 2030 तक अगर आप पॉलिसियां बनाते रहे ना, तो हम नकल मकामी कर रहे होंगे। बस ऐसे ही। हम लाहौर में नवंबर दिसंबर में इस रहने के काबिल जनवरी तक हम नहीं रहेंगे यहाँ पे। नहीं, नकल मकानी हमें आरती नकल मकानी करनी कौन जा सकता है इतना कुछ उठा के समेट के, जिनके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, जिनके कारोबार यहाँ पे हैं, जिनके पास बहुत सारे पैसे हैं, वो बाहर के मुल्क भी जा सकते हैं। 50% से ज्यादा तो यहाँ पे बेचारे आबाई इलाकों से आए, मुख्तलिफ इलाकों से। सही बात है। आप देखें ना, अब आगे होने क्या वाला है। पहली बात तो ये है कि इस वक्त जो है ना, जैसे कि मैंने पहले कहा था कि पूरी दुनिया में जब 300 से ऊपर आलूदगी की शरह जाती है, इमरजेंसी लग जाती है, और हमारे यहाँ 1000 से ऊपर चली गई है, और हमारे इदारे क्या कर रहे हैं सबके सामने है। दूसरी बात ये कि सीनियर वजीर साहिबा जो हैं, ऑब्वियसली वजीर आला के बाद सारी जिम्मेदारी उन पे आती है ना, उन पे आती है। वो भी तो आप भाई, आप जो हैं, आप स्मोक से बचने के लिए या वजीर आला साहिबा की वाह वाह करने के लिए या घूमने फिरने के लिए आप चली गई हैं, और भाई आपको यहाँ रुकना चाहिए था। चले वजीर आला साहिबा का तो पता चलता है कि वो किन वजूहात के तहत वहां पर गई हैं, चाहे इलाज मुआवजे के लिए गई हैं या जरूरी मीटिंग्स के लिए गई। भाई आप तो रुके, समझ आ रही है। आप तो रुके ना, आप तो यहाँ रुके, आप तो शहरियों का साथ दें कि भाई खतरनाक। अब इन्होंने करना क्या है, मैं आपको बताता हूँ इन्होंने करना क्या है। इनसे होना कुछ नहीं है। इन्होंने पहले स्कूल बंद किए, ठीक है, दफातर कल इन्होंने कह दिया कि 50% करें अमला, ठीक है। उसके बाद मार्केट जो है वो 8 बजे का कहा। अब इन्होंने क्या करना है, आपको पता है कि हमारे लाहौर में शादियों का सीजन क्या होता है,
शादियों का सीजन जो है वो सितंबर से शुरू होता है, दिसंबर जनवरी तक चलता है ना। हाँ, जनवरी। अब इन्होंने देखिएगा इन पे पाबंदी लगा देंगे बस कि यहाँ जी पे शादियां फाइन्स कर लेंगे। और तकरीबात इन पे पाबंदी। ओ भाई आप मतलब पाबंदियां लगाने कोई नहीं जी, ऐसे ये आए हैं जी हुजूरी के लिए और वो बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे हम सब देख भी रहे हैं, कुछ सराह रहे हैं, कुछ तनकीद कर रहे हैं। खैर अभी एक अपडेट आप तक पहुंचाने का कहा जा रहा है। हम चाहते हैं आपको किसी भी किस्म की परेशानी से बचाएं। मोटरवे पे जिन लोगों ने जाना था, इंतजार कर रहे थे आम ट्रैफिक के लिए, मोटरवे को खोल दिया गया है। हद नगाह में जैसे ही बेहतरी हुई है, मोटरवे को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। सो अब आप लोग जिन्होंने दूसरे शहरों को जाना है जी, मोटरवे का सफर अब कर सकते हैं। M4 को पिंडी भटिया से अब्दुल हकीम तक खोल दिया गया है। ले जी, ये थी अपडेट आप तक पहुंचा दी है। जाने से पहले अगर आप हेल्पलाइन पे भी कॉल कर लें तो बेहतरी हो जाती है जी। अच्छा जी, लेस्को के सिस्टम से अरबों रुपए की बिजली गायब होने का इंकशाफ हुआ है। पता नहीं हम इन चीजों से कब बाहर निकलेंगे। इमरान साहब देखिए जी, 10 अरब का नुकसान और यूनिट्स जो बताए जा रहे हैं कि 24 करोड़ यूनिट्स गायब हुए हैं। कहाँ गायब हुए हैं? सबको पता है कहाँ गायब हुए हैं। ये वही एक्सरसाइज है जो निगरान हुकूमत ने इनकी चोरी पकड़ी थी, कि निगरान हुकूमत ने जब इनकी चोरी पकड़ी थी कि जी आपके सिस्टम से कुछ 90 करोड़ यूनिट्स जो हैं वो गायब हुए हैं। मुझे फिर समझ नहीं उसका आते मलबा कि आपने ये इतने पक्के लोग हैं, जितनी मर्जी इन पे नहीं बाज सख्तियां कर आएंगे, ली जाएं, नहीं बाज आएंगे। देखिए होता क्या है, ये हमने तब भी बताया था, बल्कि ये चीज तो ऑन रिकॉर्ड है, इसीलिए तो FIA गुस्सा था इसमें। FIA ने क्या रिपोर्ट बनाई थी और क्या चीजें सामने आई थी कि ये यूनिट्स कैसे गायब होते हैं। ये यूनिट इस तरह गायब होते हैं कि जिन एरियाज में आप पूरी फैक्ट्री एरियाज को बिजली चोरी करवा रहे होते हैं, जिन कमर्शियल जोन्स को आप चोरी करवा रहे होते हैं, ये यूनिट्स वहां जाते हैं। फिर उसको आप कैसे जो है वो यूटिलाइज करते हैं कि जी ठीक है चोरी इधर हो रही है, आपने क्या किया, लमसम ना आपने फैक्ट्रीज मालकान को बिल डालने शुरू कर दिए, इजाफी यूनिट डालने शुरू कर दिए, शहरियों को इजाफी यूनिट डालने शुरू कर दिया। और उसके बाद आपने क्या किया, वो इदारे जिनको आप यूनिट्स तो उनके नहीं चलते, जैसे सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है, इनकी जो स्ट्रीट लाइट जलती हैं वहां पर ये लमसम बिल जो है वो उनको डालते हैं। तो ये इस तरह बिलों को एडजस्ट जो है ना वो यूनिट्स को करते हैं, लेकिन इनमें इनकी चोरी जो है ना वो वाज़ेह होती है। यही वजह थी। अब इसका खमियाजा भुगतना किसको पड़ेगा? आपको, मुझे, मैं तो बड़ा हम लोगों को भुगतना पड़ेगा कि बहुत सारे लोग क्योंकि सोलर पे गए तो इनके पास इनफ बिजली थी, इनके पास बिजली है भी, तो इनका रोना यही है, बिजली चोरी होती चली जा रही है ना। एक और चीज मैं आपको यहाँ बताऊं, खुदा की कसम, पूरी दुनिया पता है क्या कहती है? पूरी दुनिया ये कहती है कि हमें जो है वो रेवेन्यू इकट्ठा नहीं करना, हमने अपनी आवाम को सहूलत देनी है। वो ऑल्टरनेट वेज देते हैं कि ठीक है अगर आप पे इस चीज का, एक चीज का बोझ है ना, हम इन बैरूनी ममालिक की बात करते हैं, वो कहते हैं कि अगर बिजली का लोड आवाम पर है ना तो हम उनको ऐसे ही मंसूबे इंट्रोड्यूस करवाएंगे जिससे उनकी जिंदगी आसान हो जाए, उन पे बोझ कम पड़े। यही सूरत हाल जब यहाँ पे हुई कि लोगों ने अपने पैसों से 5, 10, 15, 20 लाख लगा के सोलर पैनल लगाए, तो इन्होंने खाना खराबों ने क्या करना शुरू कर दिया, इन्होंने बिल जो है वो मीटर जो है वो लगाने बंद कर दिए, मीटर की शॉर्टेज आ गई। फिर इन्होंने क्या किया जी, फेज 2, फेज 3 फेज का रोला डाल दिया कि जी हम आपको बिजली जो है वो ग्रीन मीटर्स को नहीं दे सकते। और कल हमारी मस्जिद के मौलवी साहब क्या बात कर रहे थे, आपको मैं यहाँ मेरे पास सबूत तो नहीं है, लेकिन उन्होंने मस्जिद में बैठ के बयान दे रहे थे। उस दौरान उन्होंने पता क्या कहा, उन्होंने कहा कि हमने अपनी मस्जिद पे सोलर वो हलाल हराम के बारे में बात कर रहे थे। मुझे इतना दुख हुआ, उन्होंने कहा जी कि हमारी मस्जिद में जो सोलर पैनल लगाया गया है ना, वो बड़ा सोलर पैनल है, उन्होंने कहा कि मीटर जो है ना हमने जब लगाया तो उसकी कीमत जो है ना वो उन्होंने 1,40,000 हमसे मुतालबा किया। कहते जब हमने उन्हें ये कहा कि भाई मीटर तो कोई भी इतना महंगा नहीं होता, कहते उस बंदे का नाम भी बताया उन्होंने, किस डिवीजन का था वो भी बताया, उसने कहा जी देखे असल कीमत तो है 40,000, लाख रुपया जो है ना वो इसमें उनका है, मेरा है, ये है। ये मस्जिद में सोलर पैनल लगा तो ये आप चेक करें, अल्लाह ताला रहम करे। मस्जिद वालों से भी आप हराम कमा रहे हैं। मुझे सिर्फ ये नहीं समझ आती, हम जैसे लोग जो कि नाप तोल के बिजली का इस्तेमाल इस दफा हमने किया है कि ये नहीं करना, उसके बावजूद जब आपको ये पता चलेगा जी इतना खसारा था तो आपके ऊपर बिल आ गया, किधर जाए आवाम? देखिए लेस्को वाले से समझते थे कि पहले आवाम जो है वो पुलिस को और LDA जैसे महकमों को करप्शन में करप्ट कह के गालियां क्यों देती, तो हम क्यों पीछे रह जाए? सबसे बड़ा चोर महकमा तो फिर उन्होंने कहा हम क्यों पीछे रह जाएं, हम भी इस दौर में आए कि लोग हमें भी बददुआएं दें, हमें भी गालियां दें, हमें भी बुरा भला कहें,
हमें भी करप्शन के ताज पहनाए, जिस तरह लोग कहते थे कि यार पुलिस पे जाने से डरते थे, फिर एलडीए में जाने से डरते हैं, फिर और मामला आता है। तो अब लेस्को भी कहीं पीछे नहीं रह गया, अब लेस्को भी 1 2 3 के दौर में लग गया है। और मेरा ख्याल है कि पुलिस को और एलडीए जैसे करप्ट महकमों को लेस्को जल्दी काट जाएगा और नंबर 1 पे खड़ा होगा। बिल्कुल सही, क्योंकि इनको किसी चीज का डर नहीं रहा, इनको ना एफआईए का डर रहा है, ना इनको किसी वफाकी हुकूमत का डर रहा है जिसके ये मतहद में होते हैं। उनका डर क्यों होगा भाई, वो पूछता ही नहीं है। अच्छा, वो पूछता ही नहीं है। हाँ, और हुकूमत का डर हो तो ये करें जी। जब और पूछना शुरू किया इनकी दौड़े लग और अब इमरान ने जो वाकया सुनाया तो इनको तो खुदा का भी खौफ नहीं रहा। सही बात कह तो रहे बड़े एक बुजुर्ग ने कहा था कि मैं किसी से नहीं डरता अल्लाह के अलावा, लेकिन हाँ एक बंदे से डरता हूँ। तो उन्होंने पूछा आप किससे, कि जो अल्लाह से नहीं डरता। तो बात उनकी दिल में उतर गई। मैंने जब बात पढ़ी ना, खौफनाक बात, तो ये खौफनाक बात थी कि वो बुजुर्ग ने कहा कि मैं अल्लाह से के अलावा किसी से डरता, लेकिन एक बंदे से जरूर डरता हूँ जो अल्लाह से नहीं डरता है। और ये रिश्वतखोर माफिया जो है ना, वो इस हद तक आगे चला गया कि ये अल्लाह से नहीं डरते, ये खौफ खुदा नहीं करते। तो इनसे आप सब लोग डरें, क्योंकि ये तो इनसे आप सब लोग डरें। आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं तो बस यही कहूंगा इस सारे वाकये पे कि आप इन लोगों से डरें, क्योंकि ये अल्लाह से डरते, ये नहीं अल्लाह से डरते हैं। तो ये कितना खतरनाक हो सकते हैं ये आप सब लोग सोच लें। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। जिक्र कर लेते हैं कुछ भारतीय हठधर्मी का, लेकिन पीसीबी की जानिब से भी वाज़ेह तौर पर दो टोक जवाब जिसे कहते हैं ना दे दिया गया है कि चैंपियंस ट्रॉफी अगर होगी तो पाकिस्तान में ही होगी, इस फैसले को नहीं तब्दील किया जाएगा। इमरान देखिए जी, बिल्कुल खेल को हमेशा सियासत से जो है ना वो दूर रखना चाहिए। और हैरानगी वाली बात है कि अच्छा पाकिस्तान ने कभी ऐसी कोई बयान जो है वो नहीं दिया। क्यों? क्योंकि पाकिस्तानी हुकूमत को और पीसीबी के वो हुकाम जो उस दौर में जब पाकिस्तान ने इंडिया में जाना होता था, उन्हें भी पता होता था कि अच्छा दोनों मुल्कों की आवाम जो है वो चाहती है कि मैचेस जो है वो होने चाहिए, पाकिस्तानी टीम इंडिया में आनी चाहिए और इंडिया पाकिस्तान की बात करें वार्मली वेलकम। लेकिन माजरत के साथ मैं खुद इंडियन चैनल्स जो देख रहा था ना, इंडिया के जो चैनल्स हैं ना, वो खुद ये अफवाहें फैला रहे हैं कि जी पाकिस्तान के हालात जो हैं वो ऐसे साजगार नहीं है, वहां पर सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। वो भाई सिर्फ आपको है, बाकी सारी टीम्स जो हैं वो तो आ रही हैं ना। अच्छा इंडियन मीडिया जो है वो ज्यादा वावेला जो है वो मचा रहा है, और वो ऑब्वियसली अपनी हुकूमत के कहने पे ये सारा कुछ कर रहा होगा ना। हालांकि उनके अवाम के जो हमने इंटरव्यूज देखे हैं सोशल मीडिया, मैं सोशल मीडिया की बात कर रहा हूँ, तो दौर सोशल मीडिया का ना, वहां पे अवाम चाहती है कि जी इंडियन टीम जो है वो पाकिस्तान जानी चाहिए और खेलना चाहिए। हम हमेशा ये कहते हैं कि सियासत को जो है ना वो खेल से जो है ना पाक करना चाहिए और रखना भी चाहिए। पाकिस्तानी टीम तो हमेशा हर जगह जाती है, जहां भी चैंपियंस ट्रॉफी या कोई भी ट्रॉफी हुई है या कोई भी कप हुआ है, इंडिया में भी पाकिस्तानी टीम जो है वो गई है। आपको अच्छी तरह याद होगा कि एक वक्त तो ऐसा आया था जब पाकिस्तानी टीम वहाँ एक मैच जीत रही थी और फिर ग्राउंड में जो है वो आग लगा दी गई थी और बड़ा शायकीन की तरफ से किया गया था। उसके बाद भी पाकिस्तानी टीम जो है वो तो हमेशा तैयार रही है इंडिया में जाकर खेलने के लिए। किसको बोतलें नहीं पड़ी इंतजाम को देखने, वकार यूनुस, शुएब किसको साथ गालम गलोच वाला रवैया नहीं इख्तियार किया गया। इनको तकलीफ सिर्फ ये है कि जो चैंपियंस ट्रॉफी का रेवेन्यू पाकिस्तान में आएगा, इनको जो इश्तिहारात आएंगे, इनको जो पब्लिसिटी मिलेगी, सॉफ्ट इमेज भी जाएगा, इनको जो पॉपुलैरिटी मिलेगी, और इंडियन ड्रामा जो श्रीलंकन टीम पे हमला करा के इन्होंने पुष्पनाही करके किया, उसका एक जो है गैप, लंबा गैप टूटेगा। तकलीफ सिर्फ दो बातों। और चेयरमैन पीसीबी की बड़ी अच्छी बात ये रही, वो कहते हैं कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी तो यही होगी, तुमने नहीं आना तो ना आओ। बड़ी अच्छी बात। बिल्कुल, मैं तो कहता हूं भाई बात ठीक है, निकल जाएंगे। जब इमरान यूनिवर्सल रूल है कि मेजॉरिटी इज अथॉरिटी, तो फिर बात खत्म है। जब मेजॉरिटी टीम है भाई आप लोग, अच्छा ये इतनी हठधर्मी है इंडियन क्रिकेट बोर्ड की, आई एम सॉरी टू से, कि वो आईसीसी की टीमें विजिट कर रही हैं, आईसीसी की टीमें आके इत्मीनान का इजहार कर रही हैं, सिक्योरिटी क्लियरेंस दे दी है। तो अब मुझे बताएं इससे ऊपर कौन सी, मतलब कि अल्लाह ताला की कोई इनको सनत चाहिए, कोई इनको अपने किसी जो है जिसको पूछते हैं उसकी कुछ सनत चाहिए कि जी अब क्या हो सकता है। आपको हर प्रोटोकॉल पूरे हो चुके हैं। पीएसएल हमारे कामयाबी से होते हैं, हर शहर में होते हैं। सिर्फ तकलीफ ये है कि पाकिस्तान की टीमें, पाकिस्तान के ब्रांड्स, पाकिस्तान की जो इंडस्ट्रीज है वो ग्रो ना करें, वो फाइनेंशियली स्ट्रांग ना हो जाए, पूरी दुनिया का रेवेन्यू खींच के ना आ जाए, पूरी दुनिया की नजरें पाकिस्तान पे जाएं, चैनल का रेवेन्यू सारा पाकिस्तान में ना आ जाए। मौत पड़ रही है, यकीन करें इतना छोटा दिल और इतना तंग नजर जो है ना वो इंडियन क्रिकेट बोर्ड ही हो सकता है। इसके अलावा मैंने किसी क्रिकेट बोर्ड में नहीं देखा। और यकीन करें चेयरमैन पीसीबी इतनी एफर्ट कर रहे हैं, दुनिया के उस कोनों में जाके ऐसे ऐसे क्रिकेट बोर्ड्स को रिवाइव कर रहे हैं जहाँ पे क्रिकेट की ना कोई वहाँ पे तारीख मिलती है, ना ही उनको कोई शौक मिलता है,
लेकिन वो वहाँ पे भी उन मुल्कों में भी जाके इस चीज़ की तरगीब दे रहे हैं कि आप अपनी क्रिकेट टीम्स बनाएं, आप अपनी क्रिकेट को जो है वो करें। आप अब चूंकि हमारे जो चेयरमैन है वो आगे भी सियासत जो असल में इसकी जो क्रिकेट बोर्ड्स की है उस पर भी जा रहे हैं। आपको पता है एशियन क्रिकेट बोर्ड में भी वो बड़े स्ट्रॉन्ग हैसियत इख्तियार कर चुके हैं। तो वो अपने तमाम तर जब मुल्कों को, चाहे वो एशिया के, उनको भी स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे और इंटरनेशनली भी स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे, उनके साथ मीटिंग्स नहीं करेंगे, अपनी लॉबिंग नहीं करेंगे, बैकडोर डिप्लोमेसी नहीं करेंगे, तो क्रिकेट बोर्ड कैसे रिवाइव हमारा करेगा? हर सतह पे मेहनत हो रही है और बहुत अच्छा फैसला है। बल्कि हम तो मुबारकबाद देना चाहते हैं सुमैर अहमद सैयद साहब को एज ए चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर कि वो आए हैं, क्योंकि उन्होंने एक बेहतरीन ब्यूरोक्रेट होने की हैसियत से अपना लोहा मनवाया है। वो डिप्टी कमिश्नर लाहौर रहे, वो निगरान हुकूमत में एक बैक एंड पे प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम के तौर पे काम करते रहे। निगरान सेटअप के अंदर जितनी स्मूथ ट्रांजैक्शंस हुई, जितनी स्मूथ जो है उनकी सारी चीज़ें हुई, उसके पीछे बतौर ब्यूरोक्रेट इनका बहुत हाथ था। तो मैं इनको ज़ाती तौर पे भी जानता हूँ, मेरे अच्छे दोस्त भी हैं, तो मैं इनको बहुत वेलकम करता हूँ और हम उम्मीद करते हैं कि मामलात के अच्छे तरीके से अपने निभा सकेंगे। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ब्रेक होगी, हेडलाइंस होंगी, फिर हम शो में आपको एक बार फिर से वेलकम करेंगे। स्टे विद अस। सो नाज़रीन, कुछ तो आइडिया आपको हो गया होगा, लेकिन मैं हमेशा से अपने मेहमानों का तारुफ क्या कराती हूँ। हमारे साथ बहुत बड़ा नाम मौजूद है, हमारे साथ आज बड़े मेहमान मौजूद हैं। ये नॉर्मली इंट्रोडक्शन में अपने मेहमानों का कराती हूँ, लेकिन आज मैं कुछ डिफरेंट इंट्रोडक्शन इसलिए करा रही हूँ। आज बड़े भी मौजूद हैं और छोटे भी मौजूद हैं, यानी बड़े मेहमान के साथ छोटे मेहमान। तो ये जो जोड़ी है ये सोशल मीडिया पर तो धूम मचा ही रही है, लोगों के दिलों पर तो राज कर ही रही है, और सबसे बड़ी बात मद्दाहों में ये तहाइफ तो तकसीम कर ही रही है। उसके साथ साथ मैं कहती हूँ कि जी सोशल मीडिया पर आज ऐसी दौड़ लगी हुई है कि अपना नाम बनाना, डिफरेंट आइडिया लेकर आना और इतने मिलियंस में फॉलोअर लेकर आना, हर कोई चाहता तो है लेकिन करके बहुत कम लोग दिखा रहे हैं। तो हमारे आज के मेहमान जी बड़े भाई और छोटे भाई अब्दुल गफूर साहब और मोहम्मद शकूर साहब, CEO एंड जी ज़ेम इलेक्ट प्रॉपर्टीज, वेलकम कहेंगे उनको अपने प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अब मैं थोड़ा सा ना मुश्किल में हूँ कि बड़ा किसको कहना है, छोटा किसको कहना है। आप तो माशाल्लाह दोनों ही छोटे भी लग रहे हैं और ट्विंस भी लग रही हैं। सो आपसे स्टार्ट कर ली, तो बड़ा कौन है? आप अंदाजा लगाए ना, पहले आप बताएं। आप बड़े लग रहे हैं मुझे। मैं बड़ा लग रहा हूँ। कितना एज, कितनी एज का डिफरेंस क्या लग रहा है आपको? मैं तो कह रही हूँ मुझे आप दोनों ट्विंस ही लग रहे हैं। शायद आई डोंट नो कि ड्रेसिंग की वजह से है, क्यों है ये अब आप ही डिस्क्लोज कर। लेकिन ट्विंस नहीं है, मैं इससे 6 साल बड़ा हूँ, ये छोटा है। ये बड़े भाई हैं। अंदाजा करें आप, 6 साल का डिफरेंस है और दोनों माशाल्लाह से आप खासे यंग भी और एज में एक जितने ही लग रहे हैं। ले जी, बड़े भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं, छोटे भाई भी मौजूद हैं। सोशल मीडिया पे हर कोई धूम मचाना चाह रहा है। बड़े भाई से स्टार्ट कर लेते हैं, कैसे धूम मचा दी आपने? बस ये मेरा हेयर स्टाइल जो है ये 10-12 साल से यही है। अच्छा, लुक यही है 10-12 साल से। नहीं इनका, इसका भी हुआ है पहले, मतलब अच्छा। आप 5 साल पहले की बताते हैं, पिक्चर देखेंगे ना, अभी बताते हैं। तो ये बिल्कुल बच्चा था, माशाल्लाह अभी ये यंग हो गया। अच्छा। तो लोग मुझे कहते थे यार आप वीडियोस बनाओ, मॉडलिंग करो, इधर क्या कर रहे हैं। मैंने कहा यार मुझे मॉडलिंग का शौक नहीं है, मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मुझे यही करना है। तो बिजनेस में एक दफ़ा मैंने ना मोबाइल की ऑफर लगा दी और वो वीडियो जो है वो 3 मिलियन व्यूज आ गए उसके ऊपर, एक वीडियो पे। अचानक वीडियो पे बैठे बैठे प्लान। एक तो मोबाइल की ऑफर पसंद आ गया, दूसरा लोगों को मेरा हेयर स्टाइल और ये ड्रेसिंग हेयर स्टाइल अच्छा रखने की कोशिश करते हैं, ये पसंद आ गया। जिधर भी जाता लोग पूछते, फिर उससे मुझे आहिस्ता आहिस्ता, हालांकि ये पहले वीडियोस लगाते थे तो मैं इनको मना करता था, मैं कहता था यार ये टिकटॉक अच्छी चीज़ नहीं है, नहीं यूज़ किया करो, अपने स्टडी करो, काम करो। लेकिन फिर इसको हमने बिजनेस में कन्वर्ट किया। मतलब टिकटॉक पे पहले आपको पता है बहुत ज्यादा, मतलब ओनली म्यूजिक भी चल रहा था, मतलब इस पे कोई पॉजिटिव नहीं था, कुछ नजर नहीं था आ रहा पॉजिटिव। लिपसिंग, डांस। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़े भाई हैं, इन्होंने सोशल मीडिया पे जब बिजनेस स्टार्ट किया है तो उसके बाद मैंने देखा है कि पाकिस्तान में भी और इंडिया में भी और बांग्लादेश, नेपाल, काफ़ी कंट्रीज़ में लोगों ने सोशल मीडिया पे अपना बिजनेस शुरू कर दिया, बिजनेस की एडवर्टाइजमेंट शुरू कर दिया। तो मतलब उससे ये फ़ायदा हुआ है कि लोग पॉजिटिव की तरफ भी आए हैं। तो हमें ये मतलब देख के बहुत खुशी होती है। बिल्कुल, यानी आपने सोशल मीडिया पर मद्दाह भी घेर लिया और बिजनेस भी चमका लिया। बड़ी ज़बरदस्त आप पैकेज लेकर आए। तो ये बड़े और छोटे भाई मिल कैसे गए, ये मुझे बता दें, अब मैं आपसे पूछूंगी। ये ऐसा हुआ था कि मैंने ना जब UAE में गाड़ी का लाइसेंस लिया ना, तो फर्स्ट डे मैं गाड़ी चला रहा था और ये बड़े भाई मेरे साथ बैठ के ना, तो आगे फ्रंट सीट पे बैठे हुए थे।
तो ऐसे ही हमने एक वीडियो लगाई, हम दोनों ने कंदूरा पहना हुआ है और सेम स्टाइल बनाया हुआ था हम उस दिन। वीडियो लगाई तो लोगों ने कहा कि आप दोनों बिल्कुल सेम हैं, आप भाई हैं क्या हैं। मैं खुद परेशान हो गई। तो हमें नहीं था पता कि हम सेम दिखते हैं लोगों को, मतलब कैसे लगते हैं। पहले थोड़ा फर्क भी था। अभी मतलब अब क्योंकि ड्रेसिंग भी एक जैसी है, हेयर स्टाइल भी एक जैसा है, तो डिफरेंस। और मेरी शक्ल भी, अभी 22 ईयर मेरी एज है, तो इनकी तो 28 अभी होगी। ठीक है। तो मतलब एज डिफरेंस ज्यादा था, तो मेरी ये दाढ़ी भी इतनी नहीं थी ना, तो अभी थोड़ी आ गई है, तो बिल्कुल सेम थोड़ा लगता है। तो उससे बस लोगों ने कमेंट किए, तो हमने कहा यार यानी वो आपकी सेम ड्रेसिंग शुरू करते फर्स्ट वीडियो थी। हाँ, उस टाइम मेरे जस्ट 3 लाख फॉलोअर थे, 3 भी नहीं 2.5 लाख फॉलोअर थे। अच्छा। और वो 2.5 लाख 1.5 साल में हुए थे, और फिर उसके बाद हमें यूट्यूब में 1 साल में 44 मिलियन सब्सक्राइबर आए। जबरदस्त। और उसमें 2023 का ऐसा क्या किया? मतलब यहाँ तो लोग फॉलोअर्स लेने के लिए पता नहीं क्या क्या कुछ कर रहे होते हैं, तो आपने बस वही एक अपना हमने ट्रेंड ही चेंज कर दिया ना। ठीक। कोई बच्चे आ रहे हैं, छोटे भाई बड़े भाई किधर हैं, हमें गिफ्ट चाहिए, मोबाइल कोई फेंक रहा है, कोई कुछ कर रहा है, मतलब पहले आज तक किसी ने किया ही नहीं था ये नहीं किया था। बिल्कुल एक तो न्यू वो चीज थी, तो एक न्यू ट्रेंड किया, और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे वर्ल्ड में चल रहा है तो अभी। आपके पास तो फिर पूरी दुनिया से जहाँ कहीं पे भी आप जाते होंगे, लोग छोटे भाई बड़े भाई से मोबाइल हाँ। लेने ही आ जाते होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि हम दुनिया में कहीं भी जाते हैं ना, तो हमारे फैंस हैं। पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, आज एयरपोर्ट पे बांग्लादेश। बहुत ज्यादा रश हो गया था, एयरपोर्ट में आउट ये ऑफ कंट्रोल था उधर। काम खराब तो हो गया। लोग तो ये उम्मीद करके आपसे मिलने आते होंगे कि भाई मोबाइल मिल जाएगा। नहीं, हम साथ में आईपैड्स लेके आए थे, देखे हैं लोगों को एयरपोर्ट। एयरपोर्ट में जबरदस्त। बांट के आया हूँ iPad। जबरदस्त। तो बिजनेस को नुकसान नहीं पहुंचता? बिजनेस को फायदा आता है, इससे नुकसान क्यों होना है? मतलब ये है कि हम लोग समझते हैं कि ये गिफ्टिंग कैसे कर लेते हैं। हाँ वही ना। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हम बिजनेस प्रमोट होता है हमारा। हमने तो गिफ्टिंग की ऐसे बच्चे जितने मेरे पास आते हैं ना, A to Z वीडियो नहीं, बच्चे आते हैं वीडियो उनके साथ नहीं बने ना बने, गिफ्ट देना ही देना अरे उनको वाह मैंने। जबरदस्त। मतलब वीडियो से हट के भी है, लेकिन अगर हम आईफोन देते हैं तो हमें इसका फर्क नहीं पड़ता। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बिजनेस। अच्छा, मैंने सोशल मीडिया पर बेतहाशा आइडियाज देखे हैं, बेतहाशा। ये वाला आइडिया वाकई मुनफरिद भी है, क्योंकि हमेशा सब लेने की कोशिश ही कर रहे होते हैं, किसी को कुछ देना मुश्किल हो जाता है। सो कहाँ पर गए, लोगों का फीडबैक कैसा रहा? अभी आप अपना एयरपोर्ट का एक्सपीरियंस बता रहे हैं, तो जहाँ जहाँ जाते हैं इसी तरह से लोगों से मोहब्बत मिलती है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लोग बहुत प्यार करते हैं, और रश हो जाता है बस। मुझे ये बताएं कि जब आप अकेले काम कर रहे थे और साथ अब भाई के मिलकर काम करने से डिफरेंस क्या आया है? मतलब आपको एक केमिस्ट्री अच्छी बन जाती है ना, बातचीत करके थोड़ा सा इंटरेक्शन होके वीडियो आपकी ज़्यादा अच्छी बन जाती है। मतलब ये है कि अगर मैं अकेला लगा रहता तो ये फेम कभी भी नहीं मिल सकती। मैं कहता हूँ इसकी वजह से फेम मिली है। एक लोगों के लिए मैसेज भी ये है कि हम 4 भाई हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम 2 भाई जो हैं सोशल मीडिया पे आते हैं, और 2 जो भाई हैं हमारे बड़े वो सोशल मीडिया पे नहीं आते, वो पूरा बिजनेस हैंडल करते हैं। ठीक है। तो लोगों के लिए मैसेज ये है कि आप जितने भी भाई हैं आपस में प्यार मोहब्बत और इत्तेफाक से बिजनेस इकट्ठे मिलजुल के करें, तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक ये आपके बड़ा कारोबार में बरकत स्ट्रॉन्ग डालेगा। मैसेज है, और मेरे ख्याल से आज हमें इस मैसेज की बहुत ज़रूरत है बेशक। कि मिलजुल कर जितनी बरकत अल्लाह ताला देता है ना, अकेले अकेले काम करने में वो बरकत नहीं होती है। सो मुझे अब ये बता दें, मैं आपसे जानना चाहूँगी, टीम वर्क बड़ा मैटर करता है। आप दोनों तो मिलके काम कर ही रहे हैं, ऑब्वियसली पूरी टीम होगी अगर आपका इतना ज़बरदस्त काम चल रहा है, तो क्या क्या कितने लोग हैं टीम में और किस किस तरह से काम करते हैं? टीम मेंबर मतलब सोशल मीडिया टीम या बिजनेस? सोशल मीडिया टीम। सोशल मीडिया। सोशल मीडिया टीम जो है वो हमारी तकरीबन 15 से 20 बंदे हैं, अच्छा। जो कि 4-5 तो हमारे साथ जो एक्टिंग का रोल करते हैं, बाकी बिहाइंड फिर बाकी आपका इधर जो editing करनी, lights एडिटिंग, वगैरह। कैमरामैन, 4-5 कैमरामैन नो हैं, डाउट इनका रोल भी बड़ा अहम होता है। 2-3 एडिटर हैं, तो 15-20 लड़कों की टीम है। तो जहरी बात है जो स्क्रिप्ट वगैरह सब देखना पड़ता है, तो ये जो है टीम वर्क है। एक अच्छा, बंदा जब स्टार्ट किया होगा तो कोई स्क्रिप्ट वगैरह तो नहीं होगा, ऐसे No. स्टार्ट कर लिया होगा? स्टार्टिंग में कोई टीम नहीं थी, मैं था और मेरे जो बड़े भाई, हमारे सबसे बड़े भाई हैं, वो वीडियो बनाते थे। अच्छा। वो कैमरामैन बने हुए उन्होंने इनको बोला था कि आप वीडियो बनाओ, ये बनाते नहीं थे। तो जब ये फर्स्ट टाइम इन्होंने बनाई कैमरा ना, शाय थे, कैमरा शाय, कैमरे को देख के हाँ घबराहट हाँ होती कैमरे हाँ, को मैं देख पहली दफ़ा वीडियो बना रहा था ना, तो मैं अपनी शॉप में बैठा था, ऐसे मैंने ऐसे मोबाइल किया और मैं ऐसे बोल रहा था, लड़कों को देख रहा था, मुझे शर्म आ के। रही जो काम कर रहे हैं अपने पास, उनको देख रहे थे कि शर्म आ रही है। हाँ। थी। और अभी तो कहीं भी चले जाए कोई मसला ही नहीं है। सो आपका पहली वीडियो का एक्सपीरियंस कैसा था? आप भी शायद कैमरा थे कि नहीं? बस पहली वीडियो जो मेरी उन्होंने मुझे भी बड़े भाई ने शुरू करवाई थी, जो बिहाइंड द सीन है, बिजनेस जो हैंडल करते हैं,
तो उन्होंने शुरू करवाई थी, तो मैं ऐसे हाथ भी कांप रहे थे और मैं भी कांप रहा था, बोलने ही नहीं था होता। कैमरे के सामने आने, एक नॉर्मल बंदा नहीं आ सकता कैमरे के सामने, नहीं बोल बिल्कुल सकता। ऐसे ही है। सो ये एक जैसी ड्रेसिंग वाला किसका ख्याल था कि आप, क्योंकि आपकी वीडियोस में भी मैं देख रही हूँ प्रॉपर आपकी एक जैसी ड्रेस। उसी दिन से स्टार्ट हुआ था वो, मैंने आपको बताया ना, हाँ, जो बिल्कुल, उधर हमने जो एक जैसा कंदूरा पहना हुआ था, अरेबिक ड्रेस, तो उधर से फिर हमने अरेबिक ड्रेस पहनना शुरू कर दिए। और उसके बाद हमने ये ज़रा ये है कि जीसीसी में है और ये ज़रा इंटरनेशनल है, तो इसलिए हमने ये भी, वो भी पहनते हैं, ये भी पहनते हैं। सही हो गया। अच्छा, सोशल मीडिया पे जब आप काम कर रहे होते हैं ना, तो एक दौड़ क्योंकि ऐसी है, अब आपको डिफरेंट आइडिया लेकर आना होता है ताकि लोग देखें, तो किस तरह से प्लानिंग करते हैं? प्लानिंग हमारी लाइक जो कंटेंट क्रिएटर सारा कुछ खुद मैं ही सोचता हूँ, कंटेंट भी मैं ही सोचता हूँ, आइडिया भी आप, आइडिया सब कुछ मेरा ही होता है। ये जस्ट एक्टर का रोल अदा करता है, इसको तो पता नहीं होता कैमरे के सामने करना क्या ये करना मुझे है। कहते हैं इधर आओ, मैं आ जाता हूँ, चलो शुरू, क्या करना है, अच्छा पता ही नहीं है क्या करना है, फिर बताते हैं। वीडियो में थप्पड़ मारता हूँ, रियल में मारता हूँ यार, आपका ध्यान ही नहीं है वीडियो में। हाँ। इस तरह मतलब जो भी है वो पूरा मैं देखता हूँ। तो टीम अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी टीम है, वो भी कंटेंट मुझे देते हैं, फिर उसमें से मुझे जो पसंद, लाइक उन्होंने मुझे 50 कंटेंट दिए, तो मैंने उसमें से 6-7 चूज करने हैं और वो हमने बनाने हैं। तो अब तक की अपनी बेस्ट वीडियो जो आपको खुद बड़ी पसंद आई हो, आप कहें कि बस ये वीडियो उतनी वायरल हुई है नहीं हुई, मेरे दिल के करीब है? बेस्ट वीडियो क्योंकि हमने काफ़ी ज़्यादा ह्यूमैनिटी पे बनाई है, तो उसमें से काफ़ी वीडियोज़ हैं जो हमें पसंद है, लोगों को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। जैसे ये दुबई में एक फेमस ब्रिज है, मैदान ब्रिज, उधर हमने एक लैम्बोर्गिनी है, वो उस पर कंटेंट बनाया था, वो हमारे पेज पे है, शायद 340 मिलियन पे है शायद वो वीडियो। अच्छा, तो वो ऐसी मतलब काफ़ी वीडियोज़ है जो हमें पसंद है कि हम मतलब हेल्प करते हैं, तो मज़ा आता है कि मतलब। अच्छा, एक मैसेज भी बड़ा स्ट्रॉन्ग जाता है, वो मैसेज जिसकी आज हमारी सोसाइटी में बहुत ज़रूरत है कि आप जितना किसी में बांटेंगे अल्लाह ताला उतना आपको नवाजता है। ये मैसेज बड़ा स्ट्रॉन्ग है जो इनके थ्रू पूरी दुनिया में फैल रहा है। और ये मैं इस मैसेज पे मैं बोलता हूँ कि आप ट्राई करो, अगर आप फ्लॉप हुए ना तो मुझे आगे पकड़ लेना। अब अगर आपके पास जो दा दुनिया 70 आहरत की वो मिसाल है, पंजाबी में कहते हैं ना, दा दुनिया 70 आहरत, 10 गुना आपको दुनिया में उसका 10 बैक मिलेगा और 70% आपको आहरत में मिलेगा। ये 100% ये अल्लाह ताला पे ईमान रख के आप करके देखें तो ये बड़ी मिसालें हमारे सामने बैठी हैं जिनको अल्लाह ताला नवाज भी रहा, और सबसे बड़ी बात शोहरत और कामयाबी आपको मिल रही है। ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, मेहमान हमारे साथ मौजूद है, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। तो नॉर्मली होता ये है कि जब कुछ आप टिकटॉक पे आए, जब आप इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे वीडियोस बनाना शुरू करते हैं ना, तो फैमिली में यहाँ वहाँ के लोग ना आके अम्मा अब्बा को कहना शुरू कर देते हैं, ये तुम्हारा बच्चा क्या कर रहा है। तो बड़े भाई, छोटे भाई, ऐसे आपके अम्मा अब्बा के पास भी रिश्तेदार आए? आपसे स्टार्ट करें। मुझे एक मैसेज अभी भी याद है, मेरे एक दोस्त ने मैसेज किया था कि यार मुझे ना तनकीद की थी, हाँ, ये क्या कर रहे हो, हालात इतने खराब हो गए कि सोशल मीडिया पे मोबाइल बेचने लगे। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी बिजनेस अच्छा था, मतलब पहले भी हम अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा था, तो उसने इसलिए कहा कि आपके हालात इतने खराब हो गए हैं कि आप खुद सोशल मीडिया पे आ गए। हाँ। तो वो भी अभी वो भी मतलब अब वो साथ वीडियो बनाना चाहते होंगे, अभी वो कहते हैं यार एक पिक्चर हाँ, दे दो। बिल्कुल। सो ये होता है कि जब आप नाम बना लेते हैं तो वही जो वो लोग जो कि आप पे क्रिटिसिज्म करते हैं ना, वो आपके फैन भी हो जाते हैं और वो चाहते हैं कि वो भी आपकी तरह जो है वो। तो आपको देख के फैमिली में किसी ने सोशल मीडिया ज्वाइन किया, आपकी तरह टिकटॉक्स बनाना शुरू की? सोशल मीडिया टिकटॉक्स बनाना शुरू नहीं की, लेकिन बिजनेस में उन्होंने शुरू किया और हमने उनको सपोर्ट भी किए हैं। काफ़ी बंदे हैं, वो पता भी है लोगों को, जो वीडियो देख रहे होंगे इनमें से काफ़ी लोगों को पता भी है कि हमारे साथ जो आते हैं हमारे कजन वगैरह, हमने सबकी अल्हम्दुलिल्लाह वीडियो लगाई, हेल्प भी करते हैं। हाँ, हमने सबको मेरा अल्हम्दुलिल्लाह कजन है, उसके भी यूट्यूब पे 5 मिलियन हो गए हैं। अच्छा, एक कजन है उसके यूट्यूब पे 2 मिलियन, एक के और आप 5 लोगों लाख। को साथ और टॉप पे जो वीडियोस है हमारी ये अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा सा ना आपको अल्लाह ताला पे यकीन भी होना चाहिए कि जो आपके नसीब का रिस्क है वो आपको मिलना है। हाँ। तो मैं तो बड़े अच्छे आप लोगों से मैसेज लेके लोगों तक पहुंचा रही हूँ कि आप किसी की भी हेल्प करें। हमें ये लगता है ना कि हम बस अपने बिजनेस पे किसी और को ले आए तो हमारा बिजनेस भी जाएगा। नहीं, अल्लाह ताला पे स्ट्रॉन्ग यकीन रखना चाहिए, जो आपके नसीबों की चीज़ है वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। तो एक ये चीज़ है कि अगर किसी का बिजनेस चल रहा है ना, कि समझे कि किसी का हाई लेवल पे सेटअप है और आप उसको देख के ये नहीं कहें कि यार इसका कहीं बिजनेस खत्म हो जाए और मेरा इसकी जगह बन जाए, ये चीज़ आपने जिंदगी में कभी नहीं करनी। आपने ये करना है कि अगर उसका बिजनेस चल रहा है तो उसका बिजनेस और डबल हो जाए और मेरा भी उसके मुकाबले में आ जाए। दुआ करें कि अल्लाह ताला इनकी किस्मत का हमें भी दे। अच्छा,
तनकीद बड़ी लोग करते हैं सोशल मीडिया पर। मतलब हम एक नॉर्मल सी पिक्चर लगा दे तो नीचे लोगों के धड़ाधड़ मैसेज ऐसे आ रहे होते हैं कि समटाइम मैं तो कमेंट्स ही ऑफ कर देती हूँ, भाई क्या करें इनका। तनकीद करते हैं लोग। तनकीद मतलब आपको पता, जब आप मैदान में जाते हैं, उतरते हैं, तो उधर क्लैपिंग करने वाले भी होते हैं और दूसरे भी होते हैं। असल में हमारे जो कंटेंट होते हैं ना, उसमें एक लिमिट होती है कि हम लोग इस तरह के कंटेंट नहीं लगाते कि जिसमें हमें कमेंट, बैड कमेंट आए या कुछ आए। मतलब एक जो अपने मज़हब को भी उसमें हम रखते हैं कि लिमिट रखते हैं, जो हमारे पेरेंट्स की तरफ से है कि भाई आपने एक लिमिट में रह काम करना है। जैसे अभी बॉलीवुड सॉन्ग मूवीज की ऑफर होती है, हम लोग उसमें नहीं काम करते। ऑफर हुई? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। अभी एक सॉन्ग है पीछे हनी सिंह जो पाजी उनका मिलीनर, उसमें हमें ऑफर हुई थी, अच्छे खासे पैसों की ऑफर छोड़ दी सब। अभी एक मूवी की ऑफर हुई, हमने छोड़ दी। मतलब कि हम लोग कहते हैं कि बस जो कर रहे हैं ये ठीक है। मतलब ये देखें आप अपने काम के साथ ऑनेस्ट रहे। इधर उधर से अगर ऑफर्स हो भी रही हैं, आजकल तो लोग पैसे कमाना चाहते हैं और कहते हैं बस जहाँ कहीं से पैसे आ रहे हैं। आपने कैसे इतनी बड़ी ऑफर ठुकरा दी? मतलब हमें पेरेंट्स ने बोला हुआ है कि आपने एक लिमिट में रहना तो रहो, नहीं तो फिर आप सोशल मीडिया नहीं चलाओ। हमें फिर लिमिट में रहना पड़ता है। तो और पेरेंट्स की अगर आप मान के चलें तो यकीन माने बहुत कामयाबी भी आपको मिलती है। सो नेक्स्ट प्लान क्या है? इसी तरह से वीडियोस बनानी है और लोगों में मोबाइल बांटते रहना? अभी तो इंशाल्लाह माशाल्लाह प्रॉपर्टी का स्टार्ट किया है। अभी हम लोग डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे। फिर उसके बाद जो भी, जैसे अभी तो हमारे पास लाइक सारी एक्टर वगैरह आते हैं, अभी बड़े लेवल पे जाएंगे और नजर आएगा, नहीं आहिस्ता आहिस्ता सबको नजर आएगा साथ साथ। सही, जबरदस्त। यानी आपके पास आइडियाज हैं, आप आगे उनमें काम करना चाह रहे हैं। सो मुझे ये बताइएगा, आपकी टीम में जो आप समझते हैं कि बेस्ट लोग हैं, अपनी टीम को साथ लेके चलना और वो जो टीम के काम होते हैं उनको अप्रिशिएट करते हैं कि सारी अप्रिसिएशन कहते हैं कि जी हमारा काम है? नहीं, वो तो करना पड़ता है, क्योंकि अगर वो कर रहा है कोई तो उसको मतलब करना चाहिए अप्रिशिएट। क्यों नहीं? हमने एक्टिंग करनी है, एडिटिंग जो है एडिटर ने करनी है, पोस्टिंग दूसरे ने करनी तो मतलब है। होता है आपकी टीम है वो पूरी टीम है, जरी बात उनको अप्रिशिएट करते हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं तो इतना अच्छा निज़ाम है। सही। सो मुझे ये बता दें, फैमिली में किसी ने आप लोगों से इम्प्रेस होकर एक्टिंग भी करना शुरू की? नहीं, बिजनेस में ये ज़्यादा आए हैं हमारे जो फैमिली, क्योंकि आपको मैंने बताया कि हमने जो सोशल मीडिया का जो है ना, एक्टिंग से हट के हमने उसको बिजनेस पे लेके आए हैं सोशल मीडिया को। तो वो हमारे जो जितने भी रिलेटिव्स हैं सब ने उस पे बिजनेस, यानी अपने बिजनेस के लिए ही इस्तेमाल किया। हमारी फैमिली में अभी 25-30 उधर मोबाइल शॉप्स हैं ये उसी एरिया में, सब ने हमें देख के स्टार्ट की। सही। सो मुझे बता दें कि पाकिस्तान से तो मोहब्बत मिलती है, बाहर के ममालिक में, खासतौर पे यूएई में अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, वहाँ के लोगों का कैसे फीडबैक आता है? बहुत अच्छा। उधर तो लाइक जैसे पाकिस्तान में लोग प्यार देते हैं, उधर और भी ज्यादा देते हैं। वहाँ कहीं बाहर जाएं, लोग मॉल्स में मिलते हैं कि भाई आप बड़े भाई। हाँ मिलते नहीं हैं, इकट्ठे रश हो जाता है। अब अरेबिक, नेपाली, बांग्लादेश, हिंदी, उर्दू सब। दुबई माल ये दुनिया का सबसे बड़ा माल है ना, उधर भी हम लोग बोनसर के बगैर नहीं जा सकते, हमें बोनसर लाजम चाहिए साथ। तो ये देखें कि ये आपकी कामयाबी। अच्छा, आप सोशल मीडिया पे जब आप आ जाते हैं ना, तो फिर पूरी दुनिया ही आपको देख रही होती है, फिर आप पूरी दुनिया में आप अपना नाम बना सकते हैं। और ये जो मिलियंस में और इतने सारे मिलियन फॉलोअर्स, मेरे ख्याल से आज हर किसी का ख्वाब है। जो लोग इस पे काम कर रहे हैं उनको कोई सजेशन देना चाहेंगे? क्योंकि हम कहते हैं जैसा मर्जी कंटेंट हो, बस हमें फॉलोअर्स आने चाहिए। आपने कभी ये सोचा है? मैंने आज तक फेम और फॉलोअर का नहीं सोचा, हमने बिजनेस का सोचा था। और अभी हमें पता चला कि हम मतलब लाइक हमारा जो एम है वो बिजनेस है। तो अगर आप कोई काम कर रहे हैं उसके पीछे लगे रहें हो जाएगा। लाइक बंदे 1-2 बार करते हैं, डिसहार्ट होते हैं, छोड़ देते हैं, उसको छोड़ना नहीं है, उसको ट्राई करते और नियत अच्छी रखनी है। नियत बुरी होगी फिर काम नहीं होगा। बिल्कुल आपने सही कहा। और दूसरों को नुकसान पहुंचाने का प्लीज ना सोचें। अगर आप ये सोचेंगे फिर आप अपने ट्रैक पे भी कामयाब हसद नहीं करना, हसद नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल, किसी की कामयाबी पर, अल्लाह ताला की तकसीम पर राजी रहेंगे तो अल्लाह ताला आपको बहुत सारा नवाजेगा। अच्छा, मैं क्विक अगर कुछ कहूँ एक्टिंग करनी है तो आप कर लेंगे? क्विक आइडिया आ जाता है? हाँ, एक्टिंग तो अभी इधर नहीं होगी, वैसे बैठ के कुछ मैं ऐसी बात पूछ लूंगा कि आप। अच्छा चले, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन कर लेना। चले हाँ वो कर लेते हैं। आप मुझे बता दें कि ऐसी कौन सी चीज है जिसको बांध दे फिर भी चलती रहती है? जैसे नॉर्मली होता है कि गाड़ी को बांध दे वो नहीं चल सकती, बंदे को बांध दे वो नहीं चल सकता, लेकिन वो ऐसी कौन सी चीज है जिसको बांध दे फिर भी चलती रहती? हाँ जी, लाइट है, हमने बांधी हुई है, चल रही। नहीं, ये तो बांधने के बगैर चलती नहीं ना, वो तो अलग चलती रहती है। ये तो इसको लगाने के बगैर तो चलती भी नहीं रहा।
मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो गया, मैं वैसे सोचने इतना टाइम नहीं होगा। अच्छा, मेरे पास IF भी लगी है, मेरी प्रोड्यूसर साहब अगर मेरी कुछ हेल्प कर सकती हैं तो शायद कर दें। ऐसी कौन सी चीज़ हो सकती है, ऐसी कौन सी चीज़ हो सकती है? अभी हमारे बीच में ही इधर मौजूद है अभी। बांध दे फिर भी चलती है हाँ, बांध दे चलती रहती है। बड़े भाई ने पहनी भी हुई है हाथ पे घड़ी। वाह 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 वाह, अभी तो खुद ही बता दी। आज मुझे नहीं याद रहा घड़ी पहनना। मैंने कहा ज्यादा टाइम हो रहा है इसलिए मैंने बता दिया। जबरदस्त, हाँ, बड़ी ज़बरदस्त क्वेश्चन है। पर आप मुझे ये बता दें कि आप दोनों में से एक्टिंग में ना ज़्यादा बातें कौन करता है, और कभी ये फील किया कि बातें करते करते ये ज़्यादा बातें कर गया, मैंने कम बातें की? हाँ, मैं ज़्यादा करता हूँ, ये ज़रा कम करता है। उसकी क्या वजह है? बड़े भाई को एज देते हैं कि बोलने, और आप एक्टिंग ज़्यादा कर लेते जो हैं। एक्टिंग का रोल है ना, वो ये करता है, लाइक जो फेस से एक्टिंग करनी है, कुछ भी करना है, वो इसको प्रॉपर आती है। वीडियोस में बोलने वाला जो ज्यादा बोलने वाला है वो मेरा ज़्यादा है। अच्छा, अब मुझे ये बता दें, दोनों में से थोड़ी आपकी पर्सनैलिटी के हवाले से बात कर लेते हैं। घर में रोब दबदबा किसका है? बड़े भाइयों का होता है वैसे आप? इसका अच्छा, गुस्से वाले हैं आप? लाडला हूं ना, छोटा हूँ सबसे मैं। हाँ, ये होता है, सबसे छोटा हूँ। सही। तो कभी किसी बात पे बहुत गुस्सा आया हो और आज काम नहीं करना बस? वो तो आपको पता ही है, सोशल मीडिया ऐसा कभी हुआ नहीं है, लेकिन आपको पता है कि इधर भी आप बैठी हुई हैं तो होता रहता है कि बंदा कई बार बंदा थक जाता है, बंदा कहता है बिल्कुल। एक अभी आप देखें कि हम रात के सोए नहीं है। ये बहुत मुश्किल होता है, अभी हम बैठे यकीन हुए माने जब आपने काम करना हो और पूरी पूरी रात जाग कर आप काम कर रहे हो तो ये बड़ा समटाइम ना डिफिकल्ट आपके लिए हो जाता है। अच्छा, मुझे साथ साथ ये भी जानना है, क्योंकि उन लोगों के लिए जो आपको कामयाब देखते हैं, आपके जैसा कंटेंट क्रिएट करना चाह रहे, बनना चाह रहे, कुछ रूल्स होते हैं जो सोशल मीडिया पे काम करने वालों को फॉलो करना पड़ते हैं कि वीडियो आपने इतने गैप के बाद बनानी है, वीडियो आपने इस टाइम अपलोड करनी है, तो ये प्लानिंग आप करते हैं पूरी? हाँ बिल्कुल, लेकिन एक चीज़ है कि आप अगर आपका कंटेंट अच्छा है ना, तो मेरे कंटेंट अच्छे होते हैं, मैं रात को 3 बजे वीडियो डाल देता हूँ, उस टाइम सब सो रहे होते हैं, वीडियो वायरल हो जाती है। कंटेंट के ऊपर डिपेंड करता है, और आपका ये है कि वीडियो क्लैरिटी होनी चाहिए और उसमें वॉइस जो है वो भी क्लियर होनी चाहिए। मतलब हर चीज़ अच्छी होनी चाहिए, कंटेंट अच्छा हो, टाइमिंग का कोई मसला मतलब ऐसी आपकी वीडियो होनी चाहिए जो आपको लगे कि लोग इसको देखने पे मजबूर हो जाएंगे। टाइमिंग बड़ी मैटर करती है कि आप किस टाइम पे आपने देखना है ना, कि ज्यादा लोग किस टाइम पे वीडियो को देख सकते हैं। तो आप तो 3 बजे भी कह रहे हैं। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरी फ्लाइट थी 4 बजे, 4 बजे फ्लाइट उड़नी थी, तो मैंने 3:30 बजे वीडियो पोस्ट कर दिया। अभी मैंने देखा 1 मिलियन व्यूज हो गए उसके ऊपर। जबरदस्त जबरदस्त। कोई फैन मूवमेंट जिससे आपको बहुत प्राउड फील होता हो और आप हमेशा याद करते हो कि भाई ये वाला मैं नहीं भूल सकता? ये जो बच्चे आते हैं ना हमारे पास, जब हम उनको गिफ्ट देते हैं ना, स्मार्ट वॉच देते हैं, एयरबड देते हैं, वो इतना खुश होते हैं, उससे सब ज़्यादा खुशी होती है हमें। बिल्कुल, छोटे छोटे बच्चे जब मुस्कुराते हैं। तो लड़कियां कभी आती हैं सेल्फी बनाने साथ? हाँ, सेल्फी के लिए मना नहीं करते किसी को, लेकिन उसमें भी एक लिमिट होती है कि किसी की ड्रेसिंग सही नहीं है तो फिर हम लोग मना कर देते हैं। क्योंकि मतलब देखे ना, जब आप फेमस होते हैं ना तो फिर सब लोग चाहते हैं कि एक तो तस्वीर आपके साथ ही। अभी मुझे दफ्तर में इतने लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि भाई हमने आपके गेस्ट के साथ तस्वीर उतरवानी है, तस्वीर। तो सब लोग जब आप बाहर कहीं जाते हैं तो सब लोगों की कोशिश होती है कि इतनी कोई फेमस पर्सनालिटी है तो कभी गुस्सा तो नहीं आया बाहर इतना रश देखकर कि क्या यार लोग तंग कर रहे हैं, पीछे कर दो इनको? गुस्सा आ भी जाए तो उसको अंदर ही रखना है, क्योंकि लोगों का प्यार है, फिर उनको तो गुस्सा नहीं कर सकते। मतलब जो भी बंदा हमारे पास आता है ना, अगर हम अभी रात से सोए नहीं है, अभी आप हमसे मिल रही हैं, तो आप यही समझ रही है कि मैं सुबह से पहला बंदा इनको मिल रहा हूँ। बिल्कुल। तो हम अभी लम्स यूनिवर्सिटी में थे, उधर हमारी एक मीटिंग थी, उसके बाद हम इधर आए हैं। तो मतलब हर बंदा यही समझता है कि मैं पहला बंदा इनको मिल रहा हूँ, वो क्योंकि वो पहली बार मिल रहा होता है। बिल्कुल। तो इसलिए मतलब लोगों का प्यार होता है, हम बेशक थके गए, हम रिएक्शन नहीं दे सकते, कोई ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि उनका प्यार ऐसे समझता है हमारे भाई हैं। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि जो लोग आपसे मोहब्बत कर रहे हैं, आपने उनको मोहब्बत ही बांटनी है। तो ये चीजें मेरे ख्याल से बहुत जरूरी हो जाती हैं। देखने वालों को मैसेज, पहले आपकी तरफ आऊंगी फिर आपकी तरफ। मैसेज जो सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज ये है कि अगर आप लोग ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हो तो आपके पास अगर सिर्फ 1000 रुपया ना, कहते मैं किसी को डोनेट नहीं कर सकता, 1000 है तो उसमें 20 रुपये किसी को डोनेट करो। अगर 50,000 है तो 1000 कर दो, 1 लाख है 2-3 हज़ार कर दो। मतलब डोनेशन लाजम करो। जब आप डोनेट करोगे आपको दुनिया में मिलेगा और आखिरत में भी, ये 100% है और ये मेरा एक्सपीरियंस है इसमें। बिल्कुल। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? यही है, मैंने पहले बोला है वीडियो में, ये बड़े भाई वाली बात। और दूसरी ये है कि किसी से आप हसद नहीं करें। किसी का भी आप बिजनेस देखते हैं तो ये ना कहें कि उसका खत्म हो जाए मेरा बन जाए, बस दुआ करें कि उसका उससे डबल हो जाए और मेरा भी उसके बराबर चला जाए। बिल्कुल बिल्कुल। और ये चीजें अगर आप कर लेंगे, अपनी जिंदगी में अपना लेंगे,
तो दूसरों की कामयाबी पे खुश होंगे, तो हो सकता है थोड़ा सा लेट, लेकिन अल्लाह ताला आपको जरूर नवाजेगा। मेन चीज़ ये है कि पेरेंट्स जो है ना, आपने उनका मतलब कभी कोई चीज़ ठुकरानी नहीं है उनकी बात आपने, क्योंकि उन्होंने इतनी मेहनत से आपको मतलब इतनी परवरिश की होती है, तो आपको वो जो उनका प्यार है, मोहब्बत है, वो याद रखना चाहिए, वो नहीं भूलना चाहिए। हमारी जितनी कामयाबियां होती हैं वो हमारे वालिदैन की बदौलत होती हैं। उनका अदब करें, उनका एहतराम करें, लोगों से मोहब्बत करें और नेक नियति के साथ जो भी काम करेंगे उसमें आपको कामयाबी मिलेगी। बड़ी मिसालें हमारे साथ बैठी हैं, बड़ी भी और छोटी भी, दोनों मिसालें हमारे साथ बैठी हैं। थैंक यू सो मच, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह से कामयाब रहें और इसी तरह से खुशियां बिखेरते रहें। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त पहुंचा इख्तिताम को। कल मुलाकात होगी सेम टाइम पर, हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।